देखिए इस एक्ट में टोटल हम लोग देखते हैं 5 चैप्टर हैं। चैप्टर 4 अतिरिक्त है और सेक्शन 31 है, मात्र 31 सेक्शन है। 49 नंबर का एक्ट है, 1988 का है। 9 सितंबर 1988 को सहमति मिली है, इसी दिन ये लागू हो गया था। 9 सितंबर 1988 को सहमति एंड लागू दोनों यहीं पर लिख लीजिएगा आप, सहमति एवं लागू 9 सितंबर 1988। रिश्वत और भ्रष्टाचार निवारण की वर्तमान विधियों को समेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियम। जो वर्तमान विधियां हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं, रिश्वतखोरी से जुड़ी हुई कानून हैं, उनको क्या ये कलेक्ट किया है और अद्यतन करने की बात यहाँ पे की गई कि एक जगह हमने कलेक्ट करके एक अलग ही स्पेशल लॉ बना दिया है। जैसे आपने देखा ना 161 से लेकर 165 तक की धारा है, आईपीसी की ये धारा 31 सेक्शन द्वारा हटा दिया गया है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है किस धारा द्वारा हटाया गया, तो वो अपन क्लियर कर लेंगे, 31 धारा द्वारा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और भारत के बाहर भारत के सब नागरिकों पर भी लागू होता है। विस्तार इंडिया में, इंडिया के बाहर भारत का नागरिक जहां जाएगा करप्शन करेगा उसको दंडित करेंगे करप्शन एक्ट में। सेक्शन 2 में बहुत ही कम परिभाषाएं दी गई हैं, 5-6 परिभाषाएं दी गई हैं। पहला है निर्वाचन। ज़्यादातर रिश्वत की बात हम लोग निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। निर्वाचन वाले चैप्टर में ही अपन लोग रिश्वत 171B के अंतर्गत पढ़ते हैं, डिफाइन किया गया है। सत्कार भी रिश्वत के तौर पे दंडनीय माना गया है, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सत्कार जैसे मान लीजिए, अब ये तो बहुत ज़्यादा चलता है, जैसे हमने किसी का कोई काम करा दिया, ठीक है, तो हम पैसा नहीं देते उसको, तो क्या करते, हम उसको सत्कार करवा देते, बढ़िया ट्रीट दे देते उसको। जैसे अपन लोग ट्रीट देते ना, कहीं सिलेक्शन हो गया तो ट्रीट दे देते अपन लोग, वैसे यहाँ पे सत्कार का कॉन्सेप्ट भी रखा गया है। तो निर्वाचन के संबंध में अपन देखते ना, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। अब आप देखिए कितनी बैटिंग लगती है, बहुत पैसा पटकेंगे लोग, 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च कर देंगे, दारू की पेटियां खुलवा देंगे, पैसे बंटवा देंगे, बुलाएंगे दिल्ली मुंबई से आदमियों के, भैया आ जाओ घर पे 2 दिन के लिए, हम आने जाने का खर्चा दे रहे, किराया, आओ, मुर्गे की पार्टी करवाते हैं, खाना खिलाते, दारू पिलाते हैं, बोरे रखवा देंगे गेहूं के। अब यही देखने को मिलता है, रियलिटी जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा गंदी राजनीति ग्राम पंचायत के चुनाव में देखने को मिलती है, फिर उसके बाद विधानसभा के में, सांसद के चुनाव तक तो अपन लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई निर्वाचन जो 2A में निर्वाचन है, कोई निर्वाचन जो किसी अधिनियम के अधीन सांसदों के निर्वाचन या किसी विधानसभा, स्थानीय प्राधिकरण, अन्य लोक प्राधिकरण के निर्वाचन के लिए किसी भी प्रकार किए जाते हैं। देखिए 3-4 प्रकार के निर्वाचन हैं। सांसदों के निर्वाचन पहला, विधानसभा के निर्वाचन दूसरा, स्थानीय अधिकरण के निर्वाचन और चौथा लोक प्राधिकरण के निर्वाचन के लिए किए जाते हैं। विहित अधिनियम द्वारा विहित है। लोक कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य है जिसके निर्वहन में राज्य की जनता या समाज की रुचि है, वो लोक कर्तव्य है। मतलब हमारा लोक कर्तव्य क्या है कि सामने वाले के प्लॉट में कचरा नहीं फेंकना, हम लोग करते हैं उसका पालन, जितना हद तक हो सकता तो करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते हैं। तो ये है, इंदौरी तो करते हैं पालन, ग्रीन कचरा और ड्राई कचरा अलग अलग रख के अलग अलग फेंकते हैं, वरना कचड़े वाली गाड़ी वाला ही उठवा लेता है, हाँ जी ड्राई कचरा उठाओ इसमें, उसमें डालो जी, फिर वो बहुत गंदा लगता है कि सबका कचरा डला हुआ है। सेक्शन 2C में लोक सेवक को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे लोक सेवक को लगभग वैसे ही डिफाइन किया गया है जैसा 12 कैटेगरियाँ आईपीसी की धारा 21 में बताई गई, वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है, कोई खास नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है अपन को। 2D में असम्यक लाभ बताया गया है। ऐसा कोई परितोषण चाहे जैसा भी हो जो विधिक पारिश्रमिक से भिन्न हो, मतलब गलत तरीके से लिया गया है, वो असम्यक लाभ है। गलत तरीके से फ़ायदा लिया है आपने, किसी को दबावपूर्ण तरीके से फ़ायदा लिया है, वो असम्यक लाभ है। परितोषण विधिक परिश्रम इसी के अंतर्गत डिफाइन किया, इसको नहीं पढ़ना है। सेक्शन 3 में आ जाते हैं विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दिया गया है। विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं जैसी स्थिति हो। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सुनवाई करने के लिए, विचारण करने के लिए, षड्यंत्र, दुष्प्रेरण प्रयास के लिए कोई अपराध करता है तो उनके विचारण के लिए, सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों गठित करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों आंसर आना चाहिए। कौन करेगा विशेष न्यायालय का गठन? सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक वह
सत्य न्यायाधीश, अपर सत्य न्यायाधीश, सहायक सत्य न्यायाधीश ना हो, ना रह चुका हो, मतलब रिटायर्ड व्यक्ति को भी यहाँ पर अपन सदस्य बना देते हैं, या पद पर रहते हुए ये 3 पदाधिकारी बन सकते हैं। विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण के प्रकरण सेक्शन 4 में बताया गया। सेक्शन 3(1) में विनिर्दिष्ट प्रकरणों का विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा ही किया जाएगा। प्रत्येक अपराध का विचारण विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, और उस क्षेत्र में यदि एक से अधिक न्यायाधीश हैं तो उस न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। ये भी ध्यान दीजिएगा। किसी मामले के विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त ऐसे अपराधों की सुनवाई भी कर सकेगा उस अभियुक्त पर विचारण के लिए अधिरोपित किए जा सकते हैं, जो CRPC के अधीन अधिरोपित किए जा सकते हैं। ऐसे अपराधों का भी विचारण कर सकेगा। चौथा, किसी अपराध के विचारण यथासाध्य रूप से दैनिक आधार पर किया जाएगा। वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा उक्त विचारण 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। डे बाय डे विचारण किया जाएगा और निपटारा 2 वर्ष के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा। परंतु जहां विचारण उक्त अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता तो वहां विशेष न्यायालय ऐसा हो पाने के कारण को लेखबद्ध करे। 2 वर्ष के भीतर विचारण नहीं कर पाते तो कारण लिखेंगे क्यों 2 वर्ष के भीतर विचारण नहीं हो पाया। परंतु एक समय में 6 मास से अनधिक आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, तथापि उक्त अवधि विस्तारित अवधि सहित सामान्य रूप से कुल मिलाकर 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि 2 वर्ष के अंतर्गत विचारण करना है हमें, और अगर इससे आगे टाइम बढ़ाते हैं तो एक बार में आप 6 माह और बढ़ा सकते हैं टाइम। ऐसा करके मैक्सिमम 4 वर्ष से ज़्यादा नहीं करेंगे। हर हालत में यहाँ पे करप्शन केसों को 4 वर्ष के भीतर निपटा देना है, हर हालत में। ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 विशेष न्यायाधीशों के अधिकार और प्रक्रिया बताती है। क्या अधिकार होंगे विशेष न्यायाधीशों के? किसी अपराधों का संज्ञान उसे विचारण के लिए अभियुक्त की सुपुर्दगी के बिना कर सकता है। जरूरी नहीं कस्टडी में लेके आओ, विचारण शुरू कर सकते हैं। और विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों के विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाएगा। 238 से कहाँ तक है? 250 तक, परिवाद पर और पुलिस रिपोर्ट पर। चैप्टर कौन सा है? 19। ठीक है, इस प्रक्रिया को ये लोग अपनाएंगे। विशेष न्यायाधीश अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकता है कि अपराध के संबंध में सही जानकारी को बता दें। क्षमादान कर सकता है कि आप क्या करो, राज साक्षी बन जाओ, हम आपको छोड़ देंगे। जहां तक वह इस अधिनियम के असंगत ना हो, विशेष न्यायाधीश की कार्रवाइयों पर ऐसे उपबंध दंड प्रक्रिया के प्रावधान लागू होंगे। उन प्रावधानों के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सत्य न्यायालय समझा जाएगा, और विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा। सब क्लॉज 3 कहती है। और 326 और 475 के प्रावधान जहां तक संभव हो CRPC के विशेष न्यायाधीश के समक्ष की गई कार्रवाई पर लागू होंगे। उन प्रावधानों के लिए विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट समझा जाएगा। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब क्लॉज 5 कहती है विशेष न्यायाधीश किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को उस अपराध के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है जिस अपराध के लिए वो व्यक्ति दोष सिद्ध किया, कोई भी दंडादेश दे सकता है। सब क्लॉज 6 कहती है इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय अध्यादेश 1944 द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेगा। डीजे पावर भी करेगा। सिविल मैटर के टाइम पावर जो होते हैं डीजे करता है यूज, तो वो डीजे पावर भी ये यूज करेगा। संक्षिप्त विचारण की शक्ति, विशेष न्यायाधीश को संक्षिप्त विचारण की शक्ति होगी, ये आपको पता ही है ही। इसमें एक परंतुक है परंतुक पहला देखिए और सब छोड़िए इसमें। परंतु यह कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश के लिए यह विधि संगत होगा कि 1 वर्ष की अवधि तक का दंडादेश दे सकता है। अब देखिए कुछ मैटर हैं जो समरी ट्रायल के योग होंगे, तो समरी ट्रायल जिनको वो करेगा विशेष न्यायाधीश, तो समरी ट्रायल में 262 से 265 तक के प्रोविजन उपलब्ध होते हैं, लागू होते हैं। और ऐसे में विशेष न्यायाधीश कर रहा है तो विशेष न्यायाधीश क्या कर सकता है? 1 वर्ष तक का दंडादेश दे सकता है कुछ मामलों में।
समरी ट्रायल भी वो कर सकता है, जिसमें वो 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। परंतु संक्षिप्त विचारण प्रारंभ होने की पूर्व या उसके दौरान विशिष्ट न्यायाधीश को प्रतीत होता है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश आवश्यक होगा, अन्य किसी प्रकरण में संक्षिप्त विचारण अपेक्षित नहीं है, तो वो क्या करेगा, विचारण के लिए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया अपनाएगा। जब उसको लग रहा है 1 वर्ष से ज़्यादा कारावास से दंडित करना है, मामला गंभीर है, तो समरी ट्रायल नहीं करके वो वारंट ट्रायल करेगा। इस धारा के अधीन सब क्लॉज 2 कहती है संक्षिप्त विचारण जिसमें विशेष न्यायाधीश द्वारा 1 मास से अनधिक की अवधि के कारावास और 2000 रुपये से अधिक जुर्माना दिया गया है, उक्त संहिता की 452 के अंदर दिन के दिन ऐसे दंड के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, सीमा वर्णित दंडादेश अपील हो सकेगी। तो 1 माह 2000 रुपये और 2000 रुपये का दंडादेश अगर दिया गया है तो इसकी अपील नहीं होगी, किसमें, समरी ट्रायल। ये आपको ध्यान देना है, 1 मास 2000 तक के दंडादेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी ऐसे विशिष्ट न्यायालय के। इससे ज़्यादा दंडादेश हो जाएगा, कुछ और जोड़ा जाएगा दंडादेश में, तो अपील हो सकेगी, इधर नहीं होगी। 1 मास 2000। अब ये अपराध और शास्तियों के संबंध में है, तो इस चैप्टर का नाम याद रखना है, चैप्टर 3 अपराध और शास्तियों के संबंध में है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको 7 से 16 तक की धाराएं बताता है, 7 से 16 तक। इस चैप्टर का नाम पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। लोक सेवक को रुश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, तो ऐसा कोई लोक सेवक जो किसी व्यक्ति से असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है, प्रतिगृहित करता है, प्राप्त या प्रतिगृहित करने का प्रयत्न करता है, अनुचित रूप से या बेईमानी से किसी इनाम के रूप में कोई असम्यक लाभ प्राप्त करता, प्रतिगृहित करता है, प्रयत्न करता है इसका, तो इसको 3 वर्ष तक के कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। प्राप्त करना, रिसीव, लोक सेवक रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध, तो ये रिश्वत का अपराध है, बारबरी। तो सेक्शन 7 कई के बारे में बताता है, रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत से संबंधित अपराध। तो कितना, 2 वर्ष से 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बिल्कुल टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। 7A, भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ देना। अब जो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई असम्यक लाभ प्रतिगृहित करता है, तो वह कारावास से 3 वर्ष से 7 वर्ष तक जुर्माने से दंडित होगा। असम्यक लाभ ले रहा है कोई व्यक्ति लोक सेवक को प्रभावित करके, तो यहाँ ऐसे व्यक्ति को भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना। जो कोई इस तरह का असम्यक लाभ लेगा लोक सेवक को प्रभावित करके, तो 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध, आपने देखा ना, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई दे रहा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित आशय से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई असम्यक लाभ देता है या देने का वचन देता है। लोक सेवक को कोई लोक कर्तव्य अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित करने के लिए, लोक सेवक को इस प्रकार किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से किए जाने के लिए इनाम देने हेतु 7 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ और लिखा होगा 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, तो और को काट के या लिख लेना, यहाँ पे या है वो और नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसके दंड में, और काट के या लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 9 में आ जाते हैं। किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध, तो जुर्माने से दंडित होगा। ऐसा वाणिज्यिक संगठन कैसे होगा, जुर्माने से दंडित होगा। कैसे, कॉर्पोरेट ने कहा है तो उसको तो अपन कारावास नहीं दे सकते, जुर्माना ही लगा सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई फर्म कर दे, फर्म कोई अपराध कर दे, कोई कंपनी कर दे, तो यहाँ पे जुर्माने से दंडित होगा रिश्वत देने के संबंध में। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल छोड़िएगा इसको, इसकी ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10 में आ जाते हैं। वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना। लेकिन यहाँ पे अपन को पता चलता है कि जो वाणिज्यिक संगठन है, मतलब कंपनी है, कंपनी का भारसाधक व्यक्ति है, प्रबंधक है, एमडी है, वो अपराधी है, उसने अपराध किया है, मौनानुकूलता में अपराध हुआ है, उसने जानबूझ के अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कारावास से दंडित करेंगे। कितना, 3 वर्ष तक का हो सके, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से। सेक्शन 11, लोक सेवक जो ऐसे सेवक द्वारा की गई प्रक्रिया कारोबार से संपृक्त व्यक्ति से प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ अभिप्राप्त करता है।
अब देखिए कोई लोक सेवक है जो असम्यक लाभ ले रहा है अपने पद के दौरान, तो ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा। 5 वर्ष तक हो सकेगा, जो 6 माह से कम नहीं होगा और जुर्माने से दंडित होगा। मतलब 6 माह से 5 वर्ष तक का और जुर्माने से दंडित होगा। सेक्शन 12 कहती है अपराधों के दुष्पीड़न के लिए दंड। तो जो कोई अपराधों का दुष्पीड़न करेगा तो वो 3 वर्ष तक की कारावास, जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित होगा। 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा, सेक्शन 12 बताती है। सेक्शन 13 कहती है लोक सेवक द्वारा आपराधिक अविचार के लिए दंड। तो कोई लोक सेवक आपराधिक अविचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब 2 प्रकार के अपराध वो करता है। पहला, यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपटपूर्वक दुरुपयोग करता है, दुर्विनियोग करता है, या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है। यदि वह किसी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है, मतलब अपने इंटेंशन के आधार पर क्या करता है, बेनिफिट लेता है, तो आपराधिक अविचार कहलाता है। आपराधिक अविचार, इसको अपन कदाचार, मिसकंडक्ट, कदाचार के नाम से भी जानते हैं। आपराधिक अविचार को कदाचार भी बोलते हैं। मतलब भ्रष्ट हो गया लोक सेवक, कपटपूर्वक फायदे ले रहा है, तो इसको अविचार। तो क्या दंड दिया जाएगा? सब क्लॉज 2 बताती है, 4 वर्ष से कम नहीं, 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, सेक्शन 14 पे आ जाते हैं। अभ्यासक अपराधी के लिए दंड। जो कोई जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, उसके पश्चात भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह 5 वर्ष से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए अभ्यासक अपराध, पहले दोष सिद्ध कर दिया है, फिर दोबारा अपराध कर रहे हैं, दोबारा दोष सिद्ध किए जाना है, तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। सेक्शन 15, प्रयत्न के लिए दंड। जो कोई धारा 13(1)A में वर्णित अपराध करने का प्रयत्न करता है, 13(1)A में क्या है, कदाचार, प्रयत्न करता है कदाचारी, मतलब रिश्वतखोर है, अपराध कर रहा है इस तरह का, तो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पद पर रहते हुए फायदे लेना, ये कदाचार की श्रेणी में आते हैं। 2 वर्ष से 5 वर्ष तक और जुर्माने से प्रयत्न करने पर दंडित किया जाएगा। 13(1)A में ध्यान दीजिएगा कितना दंड है, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जुर्माना निर्धारण में विचारणीय विषय होंगे। अब क्या विचार जुर्माना निर्धारण में आप करेंगे, तो आप अगर जज के तौर पर बैठ रहे हैं तो वो चीज़ देखेंगे, कैसा पैसा लिया है, कितना पैसा लिया है, ये सब ध्यान में देते हुए उसी टाइप का फिर जुर्माना लगाएंगे अपन, तो इसको पढ़ने लायक नहीं है ये धारा। चैप्टर 4 में आ जाते हैं, अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण। अब अपराधों का अन्वेषण कौन करेगा इस अधिनियम में, तो वो बताती है सेक्शन 17। तो दंडनीय संहिता में किसी बात के होते हुए निम्न पंक्ति के नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी क्या नहीं करेगा, ABC को छोड़ के अपन लास्ट में पढ़ेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश के बिना या इसके लिए कोई गिरफ्तारी वारंट के बिना नहीं करेगा। मतलब MM और GMFC जब तक आदेश नहीं करेगा आपको, जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं करेंगे बिना गिरफ्तारी वारंट के। तो किनके, कौन करेगा ये? दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस स्थापना है, तो यहाँ पुलिस निरीक्षक होना चाहिए। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के संबंध में सहायक पुलिस कमिश्नर होना चाहिए। पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट ACP बोलते हैं इसको, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर होना चाहिए। और अन्य जगह पर DY पुलिस भी SP होना चाहिए, DY SP होना चाहिए, या उसके समकक्ष पदाधिकारी होना चाहिए। तो इनको जब आदेश दिया जाए MM GMFC द्वारा तभी ये अन्वेषण करेंगे, जब आदेश किया जाए अरेस्ट करना है तभी ये अरेस्ट करेंगे। परंतु यदि पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से अन्य कोई पुलिस अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अपराधिकृत है, तो वह किसी अपराध का अन्वेषण मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश के बिना उसके लिए गिरफ्तारी वारंट के बिना कर सकता है। अब मोस्टली तो यही होता है, छोटे अधिकारी बनाए गए तो उन्हीं को ऑथराइज किया जाता है, प्राधिकृत किया जाता है, वही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखने में भली आपको लगे कि लिखने में ऐसा लिखा है, लेकिन देखने में तो यही आता है छोटा अधिकारी ही ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ निरीक्षक को भी ऑथराइज किया जा सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। परंतु आगे यह भी कि धारा 13(1)B में निर्दिष्ट किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के आदेश से बिना नहीं किया जाएगा जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अनिम्न हो। जो कदाचार के अपराध है, कदाचार के अपराध में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, SP करेगा। तो इस पर IMP लगा लेना आप, ये इम्पोर्टेंट है IMP। परंतु बाकी का आपको पता है, ये तीनों चीज़ें इनमें डिफरेंट है,
तो सेक्शन 17 इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर IMP लगाइएगा। 17(1) इम्पोर्टेंट है और ये परंतुक भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा परंतुक। सेक्शन 17(a) लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या लिए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ का अन्वेषण। तो ये कौन करेगा? कोई भी पुलिस अधिकारी निम्नलिखित के पूर्व अनुमोदन के बिना जांच या पूछताछ अन्वेषण नहीं करेगा। किसके पूर्व अनुमोदन के बिना? उस सरकार, जिस सरकार से संबंधित वो अधिकारी है, उस सरकार में जहाँ पर नियोजित है, सक्षम प्राधिकारी जिसके अंतर्गत वो कार्य कर रहा है। तो ऐसे इनके अनुमति के बिना वो नहीं करेगा, इनके जब तक वो अनुमति नहीं दे देते। इसका एक परंतुक सेकंड है, ये अपन को ध्यान देना है कि परंतु यह और के संबद्ध अधिकारी इस धारा के अधीन अपने विनिश्चय की सूचना 3 मास की अवधि के भीतर देगा, जिससे लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उस प्राधिकारी द्वारा 1 मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। ये ऐसी सूचना वो देगा संबंधित अधिकारी 3 मास के अंदर आप रिपोर्ट भेजें इसमें। अगला है सेक्शन 18 बैंकर बहियों के अवलोकन का प्राधिकार। तो यहाँ पे यदि प्राप्त जानकारी द्वारा अंततः किसी पुलिस अधिकारी के पास अपराध करने का संदेह कारण है तो अन्वेषण करने के लिए हुआ है। ऐसे अपराध का अन्वेषण जांच करने के लिए किन्हीं बैंक कार्रवाइयों का निरीक्षण किया जाना समीचीन है, तो बैंक कार्रवाइयों का वहाँ निरीक्षण कर सकेगा जहाँ तक वह उससे संबंधित हो। तो कोई भी पुलिस अधिकारी ऑथराइज है, उसको लग रहा है लेखा भैया निरीक्षण करना है, तो 18 के अंतर्गत उसको पावर दिया गया है, कोई भी पुलिस अधिकारी। परंतु अब यहाँ पे एक परंतुक लिखा है, किसी व्यक्ति की लेखाओं के संबंध में इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग पुलिस अधीक्षक से अन्य किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा जब तक कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति या उससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी इसने विशेष रूप से सशक्त न किया गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है, इस पर IMP लिख लेना कि जो लेखा भइयों का निरीक्षण होगा कम से कम SP करेगा जब तक कोई सशक्त ना किया गया। तो आपको पता है SP करने जाते होंगे, कभी कभी नहीं जाते, ये सशक्त ही करते हैं, ऑथराइज करते हैं। नोटिस निकालो एक DSP के नाम, थाना प्रभारी के नाम, जाओ एंट्री देख के आओ उस बैंक की या वहाँ की, उस कंपनी की एंट्रियाँ देख के आओ, लेखा भैया लेजर को रिकॉर्ड को देख के आओ। सेक्शन 34 में साबित करते ना अपन लोग एविडेंस एक्ट में लेजर को। आगे बढ़ते हैं, 4A जोड़ा गया है, संपत्ति की कुर्की और संपहरण। दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना। अब ये जो अध्यादेश है कुर्की को लागू होगा, बस इतना ही आप समझिए, इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना अपन को। चैप्टर 5 अभियोजन के लिए स्वीकृति और अन्य विधिक उपबंध। अभियोजन के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता बिल्कुल होती है। केंद्र सरकार का अधिकारी है तो केंद्र सरकार की स्वीकृति चाहिए अपन को, लोक सेवक के 195 अपन CRPC में पढ़े हैं। और राज्य सरकार का पदाधिकारी है तो राज्य सरकार की स्वीकृति चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, सक्षम प्राधिकारी के अधीन काम कर रहा है तो उसकी स्वीकृति चाहिए, जैसे निगम के अधीन कार्य कर रहा है तो जो इनके ऑथराइज हैं, बॉस हैं, इनकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी हम अभियोजन चलाएंगे। किस पे? ऐसे कर्मचारी पे जो रिश्वतखोर है। ये न्यायालय में आएगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में उपबंधित के सिवा अगर ऐसा कहीं उपबंध है लोकपाल अधिनियम में किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं, तो डायरेक्ट ही अपन संज्ञान कर लेंगे। यहाँ पे सबसे लास्ट में अपन लोग जाते हैं सब क्लॉज 1 का 19(1) का सबके लास्ट के 2-3 परंतुक लिखे हुए हैं स्पष्टीकरण के पहले। तो सेकंड लास्ट जो थर्ड परंतुक हैं लास्ट के, तो नीचे से तीसरा परंतुक है ऊपर देखेंगे। परंतु यह भी कि समुचित सरकार या कोई सक्षम प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन किसी लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी की अपेक्षा करने वाले प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात उसकी प्राप्ति की तारीख से 3 मास के भीतर उस प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय देने का प्रयास करेगा, निर्णय करेगा 3 महीने के भीतर। जैसे ही अनुमति मिल गई 3 महीने के भीतर अपना प्रस्ताव पर विनिश्चय देगा। परंतु यह भी कि उस दशा में जहां अभियोजन हेतु मंजूरी प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कोई विधिक परामर्श अपेक्षित है, वहां ऐसी अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 1 वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। 3 माह 1 माह और बढ़ाया जा सकता है कि इस प्रस्ताव के संबंध में आप संसूचित कीजिए। बाकी छोड़िएगा, इसमें और कुछ पढ़ने लायक नहीं, लेंदी धारा है, OT नहीं बनना है तो पढ़ना कोई मतलब ही नहीं है। सेक्शन 20 में आ जाइए, जहां लोक सेवक असम्यक लाभ प्रतिगृहित करता है वहां अवधारणा। अब असम्यक लाभ आप ले रहे हैं तो क्या अवधारणा की जाएगी, तो यहाँ पे चौथी लाइन में लिखा है, यह अवधारणा की जाएगी कि उसने यथास्थिति या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक के द्वारा किसी लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से या बेईमानी से निष्पादित करवाने के लिए धारा 7 के अधीन हेतु या इनाम के रूप में असम्यक लाभ को
बिना किसी प्रतिफल के या किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसके बारे में वह जानता है वह धारा 11 के अधीन अपर्याप्त है, प्रतिगृहित या अभिप्राप्त किया है, अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है। प्रतिगृहित अभिप्राप्त किया है, अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है। ये प्रिजम्पशन की जाएगी कि आपने इलीगल तरीके से पैसा प्राप्त किया है, पैसा लिए हैं बिना वैध तरीके पैसे नहीं, अवैध तरीके पैसे लिए, ऐसी अवधारणा की जाएगी यहाँ पे असम्यक लाभ। सेक्शन 20 में सेक्शन 21 कहती है अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना। तो अपने एविडेंस में कौन सी धारा बोलती है, जल्दी बताओ। अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना कौन सी धारा बोलती है, जल्दी बताओ। कौन बताएगा? एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा बोलती है अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा? बताइए, हो गए क्या सब लोग? बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। अभियुक्त सक्षम साक्षी होगा, एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा बोलती है? नहीं, 118 देखो क्या है। 118 119 में डम विटनेस है, 118 में क्या है? सक्षम साक्षी होना। हाँ, 118 अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना, ठीक है। डम विटनेस 119 में है, ध्यान दीजिएगा आप। डम विटनेस मतलब मूक साक्षी भी मौखिक साक्षी माना जाएगा, ऐसा माना गया है उसमें। तो ये यहाँ लिखा है, बस कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सक्षम साक्षी होगा तो अपने संबंध में गवाही तो देंगे ही हम। जैसे मैंने अपराध किया तो मैं अपने बचाव में गवाही दूंगा, तो साक्षी तो माना ही जाऊँगा। डिफेंस DW1 माना जाऊँगा मैं। पढ़ना कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही धारा याद रखिएगा, धारा ही तो पूछा जाएगा क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कुछ उपांतरणों के अध्ययन लागू होना। तो यहाँ पे CRPC कुछ उपांतरणों के अध्ययन लागू होगी। यहाँ पे इसको 22 बताती है, इसको आप थोड़ा देख लेना। यहाँ पे भी कोई काम की चीज़ नहीं है जो आपसे पूछी जाए, कोई विशेष प्रोविज़न नहीं है यहाँ पर कि 10 दिन 20 दिन कहीं पर किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल प्रोविज़न है। सेक्शन 23 कहती है धारा 13(1) के अधीन किसी अपराध के संबंध में आरोप की विशिष्टियाँ। तो ये आरोप की विशिष्टियाँ क्या होंगी? औचार के संबंध में। तो इसको थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं, कैसे ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी जब कोई अभियुक्त धारा 13(1)(a) के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया जाता है, तब आरोप से पहला उस संपत्ति की जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है, और दूसरा उन तारीखों को जिनके मध्य में अपराध का किया जाना अभिकथित है, विशिष्ट मदों या ठीक तारीखों को वर्णित किए बिना वर्णित करना पर्याप्त होगा। और ऐसे विरचित आरोप को उक्त संहिता की धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जाएगा। ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परंतु ऐसा प्रथम और अंतिम तारीखों के मध्य का समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो भी आरोप और विशिष्टियाँ लगाई जाएंगी औचार के संबंध में, कदाचार के संबंध में, वो 1 वर्ष के अंतर्गत ही होनी चाहिए। 24 हटा दी गई है, 25 धारा में आ जाते हैं थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अन्य विधियों का प्रभावित ना होना। इस एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई होगी इन तीनों सेनाओं पर डिफेंस पे नहीं होगी, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा आर्मी, वायुसेना, नेवी, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी कार्रवाई को किसी न्यायालय या प्राधिकारी को उसके अधीन की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करेगी। तो सेना के लिए अलग प्रोविज़न है, तो यहाँ पे अपन इसमें नहीं रखेंगे। सेनाओं के ऊपर इन विशेष एक्टों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है रिश्वतखोरी के संबंध में। आपने देखा ना, पाकिस्तान बॉर्डर पे कोई सैनिक लगे हुए हैं, करप्शन है, तो करोड़ों रुपए लेके वो आतंकवादियों को एंट्री करवा देते हैं इंडिया में। मतलब ऐसा ही अवधारणा की जाती है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो आर्मी सेना है तो आर्मी एक्ट में होगी, जिस सेना का सदस्य है उसी एक्ट के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होगी। इसमें ये नहीं लगेगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नहीं लगेगा। सेनाओं के संबंध में विशेष प्रोटेक्शन है, आपको खुद पता है। सब क्लॉज 2 कहती है संदेह का निवारण करने के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसी किसी विधि जैसा कि उपधारा 1 में वर्णित है के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय साधारण दांडिक न्यायालय समझा जाएगा। तो विशेष न्यायाधीश का न्यायालय क्या समझा जाएगा? साधारण दांडिक न्यायालय समझा जाएगा। यहाँ 26 बोलती है 1952 के अधिनियम का 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश का इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश होना। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपील एवं पुनरीक्षण, अपील और पुनरीक्षण कहाँ होगी? तो अपील और पुनरीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, हाईकोर्ट में होगी। जहाँ तक संभव हो प्रयुक्त करेंगे। विशेष न्यायाधीश का न्यायालय उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता का सत न्यायाधीश समझा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए
हम लोग मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश का विशेष न्यायालय है तो उसका हाई कोर्ट जौन सा लगता है, जौन बेंच लगती है, तो वहाँ अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकता है। मान लीजिए हाई कोर्ट कौन सा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर बेंच जो भी लगती हो तो वहाँ अपील कर दीजिए, पुनरीक्षण कर लीजिए। अगर मतलब मान लीजिए आप नागपुर में हैं तो कहाँ करेंगे आप अपील? मुंबई हाई कोर्ट में करेंगे, मुंबई हाई कोर्ट में करेंगे, रिवीजन भी मुंबई हाई कोर्ट में लगाएंगे आप, तत्व विधि के प्रश्न पर। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सेक्शन 28 कहती है इस विधान का अन्य विधियों के परिवर्तन में होना, मतलब ये सपोर्ट में होगी, वृद्धि करेगी अन्य विधियों के साथ साथ, उसमें साथ साथ जोड़ी जाएगी, अल्पीकरण नहीं करेगी, मतलब ये वृद्धि करेगी, सपोर्ट में रहेगी। 29 1944 के अध्यादेश 38 का संशोधन, यहाँ पे 38 का संशोधन किए जाने की बात की गई है, तो यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिएगा, इसको भी नहीं पढ़ना अपन को, बिल्कुल छोड़िएगा इसको। नियम बनाने की शक्ति 29 में नियम बनाने की शक्ति दी गई, किसको दी गई? केंद्र सरकार को दी गई। इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। कौन? केंद्र सरकार। ऐसे नियमों को बनाए जाने के यथाशीघ्र पश्चात संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ये इसमें कहा गया है सब क्लॉज 3 में। सेक्शन 30 है, ये बताती है, यह अधिनियम निश्चित करता है दो विधियों को। पहला है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 और दूसरा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952। इन दो को निश्चित करता है ये, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 और दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952। आपको पता होना चाहिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में ही हुए थे शायद, प्रथम आम चुनाव या प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में लाई गई। तो ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 भारत आज़ाद होने के समय का है ये, और दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 1952, इन दो को निश्चित करती, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको दो छोड़ देना, यहाँ पे 31 में आ जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। एमपी 1860 के अधिनियम 45 की कुछ धाराओं का लोप भारतीय दंड विधान की धारा 161 से 165 ए, देखिए 161 से 165 नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे 161 से 165 ए तक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 161 से 165 ए विलुप्त की जाए और साधारण खंड अधिनियम 1857 की धारा 6 से लोप को इस प्रकार लागू होगी मानो उक्त धाराएं केंद्रीय अधिनियम द्वारा निश्चित कर दी गई हैं। इस अधिनियम ने, स्पेशल एक्ट ने जनरल प्रोविजन हटा दिए हैं इंडियन पीनल कोड के। कौन सी धारा है? 31 है यहाँ पे करप्शन एक्ट में। आईपीसी की कौन सी धाराएं हटाता है? 161 से 165 ए तक की धाराएं हटाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपन लोगों ने इसमें करप्शन एक्ट के अंतर्गत पढ़ा है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष आया था, बताइए। तो आप क्या आंसर देंगे, बताइए क्या आंसर होगा आपका? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष आया था अगर ये पूछ लिया जाए तो? 1988 में आया, 1988 में आया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है। बताइए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आईपीसी की किन धाराओं को निश्चित किया गया है? कौन बताएगा? अभी मैंने बताया बिल्कुल जस्ट, 165 हाँ 161 से 165 ए तक। इस एक्ट को किस तारीख को लागू किया गया? 9 सितंबर 12 सितंबर है, 9 सितंबर है, सहमति की डेट है भाई, सहमति की डेट 9 सितंबर 1988 को ही लागू हो गया था, उसी दिन सहमति मिली थी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, लोक कर्तव्य को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 के किस खंड में? 2B में परिभाषित किया है। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किस सेक्शन के अंतर्गत आता है? सेक्शन 3। हाँ, विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों? कोई नहीं, बताओ। उपरोक्त दोनों, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन तो आना है यहाँ पे, उपरोक्त दोनों। विशेष न्यायाधीश किन मामलों के विचारण की प्रक्रिया को अपनाएंगे? वारंट मामले, समन मामले, उपरोक्त में से कोई नहीं, वारंट मामलों की प्रक्रिया अपनाएंगे। संक्षिप्त ट्रायल में विशेष न्यायालय कितना दंडादेश दे सकते हैं समरी ट्रायल में?
1 year. साल 1 साल तक का कारावास दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध कौन सी धारा बताती है? 8, सेक्शन 8, सेक्शन 8 बताती है लोक सेवक को। अगला बताइए, अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड कितना दिया जा सकता है इस एक्ट के अंतर्गत? सेक्शन 12 के अंतर्गत 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से। लोक सेवक द्वारा आपराधिक औचार को कौन सी धारा बताती है करप्शन एक्ट की? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। धारा 13 धारा 13। हाँ, औचार के लिए कितना दंड दिया जाएगा लोक सेवक को? 4 वर्ष, 4 से 10 और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। प्रत्न के लिए दंड कितना है? धारा 15 के अंतर्गत प्रत्न के लिए दंड कितना है? 2 वर्ष से 5 वर्ष तक और जुर्माने से है। प्रत्न के लिए दंड 2 वर्ष से 5 वर्ष तक है और जुर्माने से है। 2-3 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये सुनिएगा ध्यान से, फिर बस बंद कर रहे हैं यहाँ पे क्लास। देखिए, अभियुक्त का सक्षम साक्षी होना कौन सी धारा बताती है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की? 21 बताती है। ऐसा अपन को ध्यान देना है, बिल्कुल सही बताया आपने। सेनाओं को प्रभावित नहीं करता ये एक्ट कौन सी धारा बताती है भ्रष्टाचार अधिनियम की? 25 बताती है। अपील और पुनरीक्षण धारा 27 के अंतर्गत कौन कर पाएगा इस एक्ट के अंतर्गत भ्रष्टाचार? हाँ, संबंधित क्षेत्राधिकारता वाला उच्च न्यायालय, ऐसा आप बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है? 28, 29, 29 से 30, 29A। ध्यान देना, 29A में दी गई है। तो ये सारे एक्ट हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है, विशेष न्यायाधीश के तौर पर किसे नियुक्त किया जाता है? सेशन न्यायालय, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज जो तहसील लेवल पे बैठता है। इन तीनों को नियुक्त किया जाता है। तो ये अपना यहाँ पे करप्शन एक्ट हो गया है।